मकान जिसमें आप रहते हो या फिर कोई नया मकान आप प्लान कर रहे हो, तो टारगेट यही होता है कि टेम्परेचर मेंटेन कैसे करें। जैसे कि ठंडी की सीज़न में अंदर का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा गर्म होना चाहिए, और गर्मी की सीज़न में अंदर का टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए। ठंडा और गर्म यानी कि मैं 2-3 डिग्री का डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। तो इतना डिफरेंस मेंटेन करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। आसान ऑप्शन ये है कि सब लोग क्या करते हैं, एसी लगवा देते हैं या फिर हीटर लगवा देते हैं, तो दोनों सीजन में आप उसको मेंटेन कर पाते हो। मगर ये क्या इकोनॉमिकल सॉल्यूशन है? नहीं। इकोनॉमिकल सॉल्यूशन के लिए हमको कंस्ट्रक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सारे ऑप्शंस लोग चूज़ करते हैं, जैसे कि कैविटी वॉल है या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ स्लैब सिस्टम है, मगर ये भी इतने आसान सॉल्यूशन नहीं है। मैं आज बात करूंगा पोरोथर्म ब्रिक के बारे में, जिससे आप अगर आपकी वॉल जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हो तो डेफिनेटली आप 2 से 3 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस पा सकते हो, और ये एक इकोनॉमिकल सॉल्यूशन है। मैं हूं चिराग, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। चलिए दोस्तों, सीखते हैं कुछ। पोरोथर्म ब्रिक्स, यहाँ पे जो नीचे एक पिक्चर दिया गया है वो है पोरोथर्म ब्रिक का सैंपल। पोरोथर्म ब्रिक जो है वो डिज़ायर्ड थर्मल इंसुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आता है। यानी कि जो टेम्परेचर मेंटेन करने की बात है, टेम्परेचर वेरिएशन डेवलप करने की बात है, वो आपको इस पोरोथर्म ब्रिक के द्वारा ज़रूर से करने में सहायता मिलेगी। यहाँ पे पोरोथर्म ब्रिक है वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली परफोरेटिव फॉर्म्स में मिलता है। यानी कि यहाँ पे जो दिख रहा है उसका जो परफोरेशन है वो वर्टिकली है। आपको अगर चाहे तो हॉरिजॉन्टल परफोरेशन में भी इस टाइप का ब्रिक आपको मिल सकता है। दोनों का पर्पस अलग है, डेफिनेटली दोनों की स्ट्रेंथ भी अलग ही है। इस तरह से आपको जो स्ट्रेंथ चाहिए उस हिसाब से आप टाइप ऑफ ब्रिक सिलेक्ट कर सकते हैं और लोकेशन पे यूज़ कर सकते हैं। सो पोरोथर्म ब्रिक जो है वो नेचुरली अवेलेबल क्ले या फिर कॉल ऐश, राइस हस्क, ग्रेनाइट स्लरी, इस टाइप के जो नेचुरली अवेलेबल मटेरियल या फिर कह सकते हैं कि वेस्ट मटेरियल में से बनाया जाता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि पोरोथर्म ब्रिक्स जो है वो है सस्टेनेबल और एडवांसिंग फॉर द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो ये ब्रिक जो है वो अगर आप ट्रेडिशनल ब्रिक या फिर सीमेंट ब्लॉक के साथ कंपेयर करें तो ये एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का 100% एडवांसमेंट कहा जाएगा। अवेलेबिलिटी हम देखें तो मैन्युफैक्चर्ड इन वैरायटी ऑफ साइजेस, अलग अलग साइज़ में अवेलेबल है। आपको जो भी साइज़ में चाहिए ऑर्डर के थ्रू इसको आप बनवा सकते हैं। कॉमन साइज़ जो यूज़ होती है वो है 400x200x200 mm, और अवेलेबल इन अदर साइजेस। शेप भी उसका अलग अलग मिलेगा, जिस हिसाब से आपको शेप चाहिए आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। और उसकी जो ग्रूइंग पैटर्न होती है, यानी कि ग्रूइंग पैटर्न से आप उसको फिक्स कर सकते हैं, सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं। सीमेंट सैंड यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वाई टू यूज़? सो परफोरेशन प्रोवाइड्स थर्मल इंसुलेशन। तो ये तो बात सही है कि जब परफोरेशन होता है तो उसमें एयर फिल्डअप हो जाती है और वो एक इंसुलेशन की तरह काम करती है, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए काम करती है। तो यहाँ पे कूलर इंटीरियर्स होते हैं हॉट सीज़न में और वार्म इंटीरियर्स रहते हैं कोल्ड सीज़न में। यानी कि तकरीबन 2 डिग्री सेल्सियस टू 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको वेरिएशन मिलेगा ड्यू टू दिस पोरोथर्म ब्रिक। सेकेंड देखें तो इट इज़ ईजी टू हैंडल एट साइट। इसका जो वेट होता है कंपेयर टू द अदर ब्रिक्स विद द सेम वॉल्यूम जो रहेगा वो एकदम से लाइट वेट रहेगा, तकरीबन 60% होता है। तो आपको हैंडल करने में बहुत इजी रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन भी वेरी फास्ट हो जाएगा। तो आप साइट पे अच्छी तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन, डेफिनेटली उसका जो वेट है कम है, ट्रांसपोर्टेशन टाइम बच जाएगा। उसको कट करने के लिए भी आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, और उसका जो अरेंजमेंट है वो भी आपको बहुत आसानी से अच्छी तरह से मिल जाएगा। और सीमेंट सैंड का यूज़ नहीं है, तो आपको
क्योरिंग टाइम में भी इतना टाइम नहीं लगेगा। इकोनॉमिकल, डेफिनेटली इकोनॉमिकल है, एक तो सस्टेनेबल है, वेस्ट मटेरियल में से भी आप बना सकते हो, और इकोनॉमिकल इस तरह से है कि उसका जो ओवरऑल वेट है वो भी कम है, और दूसरी बात तो उसके कारण आपके और मेंबर भी जो है वो लाइट वेट हो जाते हैं, और क्यूरिंग टाइम बच जाता है, सीमेंट एंड सैंड का भी सेविंग होता है। तो ओवरऑल ब्रिक देखा जाए तो इकोनॉमिकल पड़ता है। एनवायरमेंटल फ्रेंडली, डेफिनेटली जो सस्टेनेबिलिटी की बात की हमने, तो सस्टेनेबल मटेरियल में से ही बनता है, तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, कोई वेस्ट भी ऐसे नहीं छूटता है। जो भी मटेरियल आप प्रोक्योर करते हो वो सारा ही एकदम फिनिश प्रोडक्ट की तरह यूज़ हो जाता है। इट इज़ यूज फॉर नॉन लोड बेरिंग वॉल्स एंड लोड बेरिंग वॉल्स। जो वर्टिकल परफोरेशंस है उस टाइप की ब्रिक है जो लोड बेरिंग वॉल्स में यूज़ की जाती है, और हॉरिजॉन्टल परफोरेशंस है वो नॉन लोड बेरिंग वॉल्स में यूज़ की जाती है। तो दोनों पर्पस इस ब्रिक से आप सॉल्व कर सकते हैं। लो इन वेट, वो मैंने पहले ही बता दिया कि वेट में लो है, तो हैंडलिंग में बहुत अच्छा रहता है, और अननेसेसरी कोई वेट जो है वो डेवलप नहीं होता है। ड्यूरेबल, डेफिनेटली उसका स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छा है। मटेरियल के हिसाब से देखें तो कंपेयर टू द अदर ब्रिक, स्ट्रेंथ ज़्यादा होने के कारण और अच्छा मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं उसके कारण उसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा रहती है। आफ्टर ऑल इट इज़ डिपेंड ऑन द मटेरियल दैट यू आर यूजिंग, कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं उस पर डिपेंड है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ कंपेयर टू द ट्रेडिशनल ब्रिक हाई है, और आप उसको आसानी से ब्रेकेज फॉर्म में नहीं देखेंगे, उसका इतना वेस्टेज भी नहीं होता है। तो ये एक बहुत सा अच्छा सॉल्यूशन है। नो क्रैक, तो उसका वाटर एब्सॉर्प्शन जो है वो 15% जितना है, ठीक है। तो इतना अगर सही से आपको मॉइस्चर अटैक जो होता है ब्रिक पे, और उसके बाद जो क्रैक्स डेवलप होती है वो आपको इसमें बहुत ही कम देखने को मिलेगा, और परफोरेशंस के कारण उसको बहुत सस्टेनेबिलिटी भी मिल जाती है। इट पोजेज अ सेटिस्फैक्टरी फायर रेजिस्टेंस, डेफिनेटली क्ले में से बना हुआ है, फायर रेजिस्टेंस है, और परफोरेशंस के कारण उतना जो फायर का हजार्ड है उसमें नहीं रहता है। इट कैन बी यूज विथ ड्राई मोटार विच एलिमिनेट द नीड फॉर द क्योरिंग, मैंने बताया सीमेंट और सैंड नहीं यूज़ होता है, आप उसको खाली फिक्स करने के लिए कोई भी सॉल्यूशन भी यूज़ कर सकते हो, या फिर ड्राई मोटार भी यूज़ कर सकते हो, जिससे आपका सीमेंट सैंड है और क्योरिंग टाइम है वो भी बच जाता है। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो है उसकी ग्रेटर देन 3.5 MPa है, सो इट इज़ रियली बेटर देन द ट्रेडिशनल ब्रिक्स। हाई थर्मल इंसुलेशन एंड ऑल्सो साउंड इंसुलेशन भी है, तो एक बहुत ही अच्छी बात है। लाइटर देन द ट्रेडिशनल सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक्स, कितना है 60% कम वेट है, ओवरऑल स्ट्रक्चर का वेट भी उसके कारण कम हो जाता है, और इकोनॉमी भी अचीव होती है। हाई फायर रेजिस्टेंस, डेंसिटी रेंज है उसका 694 to 783 kg पर मीटर क्यूब, तो ये भी बहुत ही अच्छा है, मगर इतना अच्छा नहीं है कि आप इसको फाउंडेशन में यूज़ करो और कोई ऐसी जगह पे यूज़ करो जहाँ बहुत ही लोड आता हो। लार्ज इन साइज बट लाइट इन वेट रिजल्ट्स लो डेड लोड, सो डेड लोड ऑफ ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो कम होता है, तो अदर मेंबर्स जो है उसका डिज़ाइन भी आपको लाइट वेट मिलेगा। वाटर एब्सॉर्प्शन मैंने बताया अराउंड 15 है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इट इज़ नॉट यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूज स्ट्रक्चर्स, ह्यूज यानी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है, बहुत सारे हैवी स्ट्रक्चर्स है, उसमें इसका यूज़ नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी उसकी है 694 to 783 kg पर मीटर क्यूब, जो कम मानी जाती है। It may could be exposed to salt attacks due to its water absorption which is about 15%, तो ये थोड़ा मैटर करने की चीज़ है कि ये उससे कम होना चाहिए, और उसका स्ट्रेंथ भी इसके हिसाब से डिक्रीज़ होता है। तो अगर आप ये मेंटेन कर ले तो ये डिसएडवांटेजेस यहाँ पे लगता है वो आप कन्वर्ट कर सकते हैं एडवांटेजेस में, कुछ और मटेरियल इसमें ऐड करके। नॉट यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, अगेन नॉट यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन एंड द बेस स्लैब, ठीक है, तो यहाँ पे उसका डेंसिटी कम है, तो ऐसे जगह पे आप इसका यूज़ नहीं कर सकते, या फिर आपको अवॉइड करना चाहिए।
This is because such bricks may not available to withstand the negative pressure of water and capillary actions. तो ये ब्रिक है वो इस टाइप के जो स्ट्रक्चर हैं जिसमें ऐसा नेगेटिव प्रेशर या फिर कोई वाटर प्रेशर लग रहा हो, उस जगह पे इस टाइप के ब्रिक को यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये है उसके लिमिटेशंस या फिर आप एडवांटेजेस तो नहीं मगर डिसएडवांटेजेस कहेंगे इसको हम। तो ये भी चीज़ है कि उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होना चाहिए। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि उसका जो एप्लीकेशन है वो भी बहुत जगह पे अप्लाई होता है, जैसे कि लोड बेरिंग एंड नॉन लोड बेरिंग वॉल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। लोड बेरिंग वॉल, अगर आप लोड बेरिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो इस ब्रिक को यूज़ करके आप बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। 2-3 फ्लोर तक कोई इश्यू नहीं आता है, और नॉन लोड बेरिंग वॉल में तो एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। पार्टीशन वॉल एंड इनफिल पैनल्स विद इन फ्रेम स्ट्रक्चर, जैसे आजकल देखा जा रहा है कि फ्रेम स्ट्रक्चर होते हैं उसमें ब्लॉक के माध्यम से जो मैशनरी बनाई जाती है, उससे अच्छा है कि आप ये ब्रिक का यूज़ करो, पोरोथर्म ब्रिक का यूज़ करो, जिससे क्या होगा आपको टेम्परेचर मेंटेन करने में बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिंगल लीफ और मोनोलिथिक इंटरनल एंड एक्सटर्नल वॉल्स, उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। इनर लीफ ऑफ द ब्रिक फेस कैविटी वॉल्स, इसमें भी आप इस ब्रिक का यूज़ कर सकते हैं। ये ब्रिक डिज़ाइन में भी बहुत ही अच्छा होता है, तो डिज़ाइन पर्पस से आप उसको एक्सपोज वर्क में भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको उसका जो आउटर फेसेस है वो एकदम से बढ़िया एस्थेटिक प्रोवाइड करता है। ऑल्सो इन इनर एंड आउटर लीव्स ऑफ द रेंडर्ड कैविटी वॉल्स, कैविटी वॉल्स भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो कैविटी वॉल्स में अगर आप ये ब्रिक यूज़ करते हो तो डबल परफॉर्मेंस देके थर्मल इंसुलेशन है वो एकदम से बहुत ही बेहतर कर देता है। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी पोरोथर्म ब्रिक के बारे में। जानकारी बहुत ही डिटेल में देने का ट्राई किया है। अगर आपको अभी भी कोई प्रश्न है या फिर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम बहुत ही जल्दी लेकर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।